मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आज से हम लोग जो शुरू करेंगे वे राजस्थान के इतिहास की हम बात करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में आधुनिक इतिहास हमारा कंप्लीट हो गया था। राजवंशीय इतिहास की हम बात करने जा रहे हैं। और राजवंशीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। आपने देखा होगा मेवाड़ के इतिहास के 2 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन पेन टेबलेट के माध्यम से पहुंचाए। आपने ये कहा कि सर बोर्ड पे ही पढ़ाएं, तो फिर वे 2 पार्ट भी हम लोग बोर्ड पे दोबारा पढ़ेंगे। आराम से आप लोग पढ़ें। दोस्तों, इतिहास अच्छे अंक देके जाएगा। और राजवंशी इतिहास में से पिछले एग्जामों में आपने सवाल देखे होंगे, काफी गहराई में जाके सवाल पूछ रहा है। हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोगों को इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको किसी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, इतिहास की एक विशेषता है कि इतिहास को उसी तरीके से आप पढ़ें जिस तरीके से इतिहास घटित हुआ। जिस प्रकार से इतिहास घटता चले गया, उन बातों को हम लोग समझते चलेंगे तो इतिहास में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इतिहास को आपने पढ़ लिया, एग्जामिनर किसी भी भाषा में अपना सवाल पूछे, आप उस सवाल को गलत नहीं करेंगे। आपने पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी है, उस किताब की भाषा क्या है, आपने उस किताब को तो समझ लिया, लेकिन हो सकता है कि जो पेपर बनाएगा उसके पास में किताब है या नहीं है। इसका मतलब वे अपनी भाषा का खुद चुनाव करेगा। और इतिहास में यही जरूरी है कि हमने इतिहास को किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से एग्जामिनर ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उन दोनों में मेल हो पाया या नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है। बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, आराम से समझ में आएगा। आप नोट्स बनाते चलना और पढ़ते चलना, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में राजवंशी इतिहास की हम बात करेंगे तो मेवाड़ का इतिहास हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मेवाड़ का इतिहास सबसे पहले पढ़ेंगे, या हम ये कह दें गुहिल वंश का इतिहास। गुहिल वंश का इतिहास। मेवाड़ एक भाग हो जाएगा, एक राज्य हो जाएगा, एक रियासत हो जाएगी, और वहां जो शासन करेगा वे गुहिल वंश करेगा। और यही गुहिल वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिसोदिया वंश। यानी हम ये कह दें कि मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, गुहिल वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, सिसोदिया वंश का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मेवाड़ की स्थिति राजस्थान में कहां है। अगर हम बात करें राजपूताना प्रदेश, राजपूताना प्रदेश, इसमें मेवाड़ की लोकेशन क्या है उसकी हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, ये आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? राजस्थान का मानचित्र। अब इस राजस्थान के मानचित्र में सबसे पहले हमें मेवाड़ को ढूंढना है। मेवाड़ कहां है? दोस्तों, आप जानते हो कि नीचे का ये भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा से हम ऊपर चलेंगे तो इधर हमारे पास में उदयपुर आता है, और उदयपुर के ऊपर राजसमंद आता है। इधर प्रतापगढ़ आता है, और इधर
चित्तौड़गढ़ आता है। और एक ये जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा का हम उठाएंगे शाहपुरा, और इसको इस तरीके से हम लोग बंद कर देंगे। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। मेवाड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। मेवाड़ में मैंने क्या किया है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को नीचे छोड़ दिया है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये बेल्ट है, ये रहा। ये मेवाड़ का भाग नहीं है, ये बागड़ प्रदेश कहलाता है। बिंदी वाला नहीं, बिना बिंदी वाला क्या कहलाएगा? बागड़ प्रदेश। ये जो बागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, यहां का इतिहास अलग से है। यहां पर जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की जो स्थापना होगी, वे स्थापना 1178 ईस्वी में होगी। आगे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ के ये जो गुहिल वंश हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये गुहिल वंश, बागड़ के गुहिल वंश के जो संस्थापक हैं वे हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह आगे लगाता है रावल। ये रावल सामंत सिंह मेवाड़ का एक राजा है। इनके समय नागदा पर आक्रमण किया जाएगा नाडोल के कीर्तिपाल के द्वारा, और ये सामंत सिंह यहां से भाग जाएगा। यहां से भागकर ये जो बागड़ है, बागड़ के एक राजा जिनका नाम था चोर सिमलक, उनको पराजित करके बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना करेगा। बागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसलिए मैंने डूंगरपुर बांसवाड़ा को अलग से रखा है। हम मेवाड़ के इतिहास में डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात नहीं करेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवाड़ में नहीं है, क्योंकि अलग से उसका एक भौगोलिक नाम है, और वे भौगोलिक नाम क्या है? बागड़। इसका मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा हम लोग छोड़ देंगे। तो सर मेवाड़ में क्या आता है? देखिए, मेवाड़ में उदयपुर आएगा, मेवाड़ में राजसंबंध आएगा, मेवाड़ में प्रतापगढ़ आएगा, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ आएगा, और मेवाड़ में शाहपुर आएगा। यानी हम इस मेवाड़ की बात कर रहे हैं। राजपूताना प्रदेश में मेवाड़ दक्षिण में है, और मेवाड़ में क्या क्या आता है इसका मोटा सा हमने निर्धारण किया है कि सर आज का उदयपुर, आज का प्रतापगढ़, आज का चित्तौड़गढ़, आज का राजसमंद। आप राजस्थान का भूगोल के मानचित्र में देखेंगे तो इनके लोकेशन यही रहती है, और शाहपुरा। अब ये जो हमारा मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं, आराम से समझते जाना आप लोग, क्योंकि पृष्ठभूमि बनाना बहुत जरूरी है। ये जो मेवाड़ है, ये मेवाड़, इस मेवाड़ को पहले सिवी कहते थे, और आपने एक नाम सुना होगा सिवी जनपद का, तो वही सिवी है ये। और ये सिवी आगे चल के मेद कहलाएगा, और यही मेद आगे चल के मेदपाट कहलाएगा, और लोग आगे चल के इसी मेदपाट को क्या कहेंगे? मेवाड़ कहेंगे। और 1559 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बन जाएगी, उदयपुर की स्थापना हो जाएगी, तो यही मेवाड़ क्या कहलाएगा? उदयपुर कहलाएगा। तो ये भी ध्यान रखें आप, मेवाड़ का एक नाम सिवी भी है, मेवाड़ का एक नाम मेद भी है, मेवाड़ का एक नाम मेदपाट भी है, मेवाड़ का एक नाम मेवाड़ भी तो है ही, लेकिन उदयपुर भी है। तब मेवाड़ के महाराणा उदयपुर नगर बसाएंगे,
और राजधानी को उदयपुर ले जाएंगे तो इसी मेवाड़ को क्या कहेंगे? उदयपुर कहेंगे। इस मेवाड़ की धरती पर अनेक योद्धाए हुए जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, और वे योद्धा जिस राजवंश से संबंधित हैं, यानी इस मेवाड़ पर जो राजवंश राज्य करेगा उस राजवंश का नाम क्या है? गुहिल राजवंश। दोस्तों क्या नाम है? गुहिल राजवंश। राजपूताना प्रदेश में राजपूत राजवंशों की हम बात करें तो दोस्तों गुहिल राजवंश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपने नाम सुना होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा राजवंश है जिसने लगभग 1350 वर्षों तक एक ही भाग पर शासन किया। इतने लंबे समय तक एक ही राजवंश के द्वारा एक ही राज्य पर शासन करने का उल्लेख भारत में तो क्या, शायद ही विश्व में भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये गुहिल राजवंश एक महत्वपूर्ण राजवंश है और इसका एक महत्व है राजपूताना प्रदेश के लिए। अब आप कहेंगे सर ये गुहिल है, ये गुहिल आए कहां से है, इनका निवास स्थान कहां है? तो दोस्तों इनकी उत्पत्ति को लेकर, इनके निवास स्थान को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। अनेक विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। मेवाड़ के जो लोग हैं, मेवाड़ के जो महाराणा हैं, मेवाड़ के महाराणा ये कहते हैं अपने आप को कि भगवान राम, राम के जो पुत्र हैं, राम के पुत्र कुश, हम तो कुश के वंशज हैं। ध्यान सुनना आप लोग, हम तो कुश के वंशज हैं। मित्रों हम बारीकी से पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि यदि हम लोग मजबूत रखेंगे तो आगे हमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए छोटी से छोटी चीज को मैं समझा के चलने वाला हूं। छोटी छोटी बातें हैं, आप समझते चलिए। ये कहते हैं जी ऐसा है, हम तो भगवान राम के पुत्र कुश हैं, उनके वंशज हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा हैं वे रघुवंशी हैं, जो कि सूर्यवंशी भी हैं। यानी रघुवंशी भी हैं और सूर्यवंशी भी हैं। यानी मेवाड़ के महाराणा यह मानते हैं कि भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं हम, इसलिए हम क्या हैं? रघुवंशी हैं। तो इन्हें रघुवंशी भी कहा गया है और इन्हें सूर्यवंशी भी कहा गया है। तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? आगे चलते हैं। आपने एक मुस्लिम इतिहासकार का नाम सुना होगा। मुस्लिम इतिहासकार, बहुत बड़ा नाम है उनका, अबुल फजल। अबुल फजल मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल ये कहते हैं कि ये जो मेवाड़ के गुहिल हैं ये विदेशी हैं, और ये कहते हैं कि ईरान के एक बादशाह हुए हैं। कहां के बादशाह? ईरान के एक बादशाह जिनका नाम है आदिल नौशेखा। नौशेखा कि ये जो गुहिल हैं ये तो ईरान के बादशाह आदिल नौशेखा की संतान है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। कर्नल जेम्स टोड इन्हें रघुवंशी
और सूर्यवंशी जरूर कह रहे हैं, लेकिन कर्नल जेम्स टोड भी ये कह रहे हैं कि ये गुहिल है, ये क्या है, विदेशी है। यानी मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल विदेशी मान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान के बादशाह आदिल नौशेखा की संतान कौन है, गुहिल है। इसी प्रकार से कर्नल जेम्स टोड भी क्या कह रहे हैं, विदेशी हैं। और एक बहुत बड़े इतिहासकार जिनका नाम है डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ये कह रहे हैं कि मेवाड़ के गुहिल हैं वे नागर ब्राह्मण है। यानी क्या कह रहे हैं, नागर ब्राह्मण है। तो आप देख रहे हैं यहां हमें इनकी उत्पत्ति या इनके निवास स्थान को लेकर कोई विशेष ऐसी जानकारी नहीं मिल रही जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिल कहां से आए। 2-3 मत मैंने बताए हैं कि मेवाड़ के महाराणा खुद को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे, इसलिए रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। डी.आर. भंडारकर ने नागर ब्राह्मणी ने कहा है। मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल कह रहे हैं कि तो ईरान के बादशाह आदिल नौशेखा की संतान है। और कर्नल जेम्स टोड भी इन्हें विदेशी मान रहे हैं। 2-3 बातें आप यहां से नोट कर लेना कि मेवाड़ में क्या क्या आता है। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं। अब हमको इसकी भाषा बनानी है और आराम से एक एक लाइन में इसको समझना है। देखिए, समझ तो आ गया, लेकिन फिर भी देखिए, आप बताएंगे कि कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं हम, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में क्या आएगा, तो आप एक फैक्ट ध्यान रखना कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को निकाल देना है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बागड़ प्रदेश के गुहिल वंश हम अलग से पढ़ेंगे। मेवाड़ के एक राजा रावल सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी को गुहिल वंश की नींव यहां रखी थी। मेवाड़ में उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा मोटे तौर पे इस बेल्ट को हम लोग यहां उठा रहे हैं। मेवाड़ को सिवी, मेद, मेदपाट और उदयपुर कहेंगे। उत्पत्ति को लेके क्या मत है आपके सामने रखा हुआ है। अब देखिए, 2-3 बातें हम और पढ़ेंगे यहां पे। नंबर 1, हम लोग बात करें कि आपने नाम सुना होगा मुहणोत नैन्सी का। मुहणोत नैन्सी। दूसरा कर्नल जेम्स टोड। और तीसरा कविराज श्यामल दास। श्यामल दास। देखिए दोस्तों, ये तीनों को मैं यहां क्यों लाया हूं, क्योंकि ये जो हमारे इतिहासकार हैं, ये गुहिल वंश की अनेक शाखाएं बताते हैं। कोई 24 बताता है, कोई 36 बताता है। तो कहीं एग्जामिनर हमसे इसे लेकर कोई प्रश्न ना पूछ ले, इसलिए हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। मुहणोत नैन्सी कहते हैं कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी? 24। और कर्नल जेम्स टोड भी इनकी 24 शाखाएं बता रहा है। यानी मुहणोत नैन्सी 24 शाखाएं, कर्नल जेम्स टोड भी 24 शाखाएं। लेकिन मुहणोत नैन्सी ने जो इनकी सूची बनाई है, कर्नल जेम्स टोड ने इन शाखाओं की सूची बनाई है
दोनों की सूचियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने 24 बताए हैं तो मुनोत नैन्सी ने उन्हीं 24 को बता दिया होगा, नहीं, दोनों की संख्या एक है, 24 उनकी है, 24 ही कर्नल जेम्स टोड की है, लेकिन दोनों के नाम देखेंगे हम तो दोनों के नाम अलग अलग है, ये आप ध्यान रखें। और कविराज श्यामल दास ये कह रहे हैं कि गुहिल 36 शाखाओं में बटे हुए थे, तो ये भी ध्यान रखें। मुनहोत नैन्सी के अनुसार 24 शाखाएं, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 24 शाखाएं और कविराज श्यामल दास के अनुसार 36 शाखाएं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। हम एक बेस बना रहे हैं, हम एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं। मैं चाहता तो सीधा रावल रतन सिंह पढ़ा देता, कोई मतलब नहीं निकलता। रावल रतन सिंह तक जाने में हमें लगभग 6 या 7 घंटे लगेंगे और एग्जामिनर यहां से सवाल पूछ लेता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन लोग बात करते हैं। ब्राइटनेस कम क्यों है? ब्राइटनेस कम से लग रही है या तो उसको एक पर्दे से देख, उसको देख लेना, थोड़ा ना चेक कर लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, पहले तो ज्यादा मत करना, ज्यादा मत करना। हाँ ठीक है सर, देखना आप और देखो, चेक करो। तो हमने ये बात की कि भाई राजपूताना प्रदेश में मेवाड़ कहाँ है, ये हमने देखा। मेवाड़ में क्या आता है ये हमने देखा। मेवाड़ पर कौन सा राजवंश शासन करेगा और उस राजवंश के संबंध में विद्वानों के क्या मत हैं, ये हमने देखा। और अब हम लोग बात करते हैं गुहिल वंश की स्थापना, कि इस वंश की जो स्थापना हुई, फिर स्थापना किस प्रकार से हुई। अब ठीक है साहब, देख लेना, आप देखो थोड़ा, अक्षर ठीक होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे गुहिल वंश की स्थापना। गुहिल वंश की स्थापना, अब हमें कहानी समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? एक कहानी समझनी पड़ेगी। आप लोग एक चार्ट बनाइए मेरे साथ साथ, नोटबुक ले ले, चार्ट बनाए आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग यहां, इधर एक नाम लिखेंगे, देवादित्य, और यहां से एक तीर लगाएंगे। चार्ट जरूर बनाइए। और पुत्र लिखेंगे, पुत्र लिखकर आगे एक नाम देंगे सुभागा देवी। क्या नाम देंगे? सुभागा देवी। और आगे लिखेंगे भगवान सूर्य। भगवान सूर्य, ये यहां लिख देंगे, बना लीजिए। देवादित्य लिख दिया, आगे पुत्र लिखेंगे और सुभागा देवी लिखकर आगे क्या लिख देंगे? सूर्य लिख देंगे। एक तीर यहां से निकालेंगे सूर्य से और एक तीर निकालेंगे आप सुभागा देवी से, और यहां आप लोग लिखेंगे शिलादित्य। शिलादित्य लिख देंगे। और शिलादित्य हैं, इनके आगे लिखेंगे आप लोग पुष्पावती। तीर लगाइए। तीर लगाने के बाद पत्नी लिखिए, और पत्नी लिख के आप लिखेंगे यहां पुष्पावती। क्या लिखेंगे? पुष्पावती। ये लिख लें आप लोग। पुष्पावती के आगे इधर लिखेंगे अंबा भवानी। भवानी ये आप लिखेंगे और कोष्टक में लिख देंगे आबू।
ये लिख देंगे, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, ये जो शिलादित्य है और ये पुष्पावती है, दोनों यहां आप लिखेंगे, तो ब्राइटनेस ज्यादा नहीं हुआ, चेक कर लो फोन। यहां एक नाम देंगे आप लोग, गुहिलादित्य, गुहिलादित्य, ये आप बनाइए, आराम से बना ले एक चित्र। चित्र में हमने क्या लिया है, देवादित्य, आगे तीर लगा के पुत्री लिखा है, फिर सुभागा देवी लिखा है, इस तरीके से सूर्य लिखा है, शिलादित्य लिखा है, पत्नी करके पुष्पावती लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, गुहिलादित्य लिख दिया। अब देखिए, अब पूरी कहानी आप सुने, हमें एक जानकारी मिलती है, कहानी सुना रहा, उस कहानी को सुने आप लोग। जानकारी हमें यह मिलती है कि एक ब्राह्मण जिनका नाम देवादित्य था, देवादित्य ब्राह्मण की एक बेटी थी और उनकी बेटी का नाम क्या था, सुभागा देवी था। सुभागा देवी ने अपने गुरु से बीज मंत्र की शिक्षा ली थी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि महाभारत में माता कुंती किस तरीके से गर्भवती हुई थी और किस तरीके से उनके कर्ण पैदा हुआ था, वैसी कहानी यहां आएगी। सुभागा देवी बीज मंत्र का एक दिन उच्चारण कर बैठती है और भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, और भगवान सूर्य के अंश से ये जो सुभागा देवी है, ये सुभागा देवी क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। इनके पिता देवादित्य ब्राह्मण को पता चला कि मेरी बेटी सुभागा देवी तो गर्भवती है, और यदि ये बात समाज को पता लगा कि इनकी बेटी बिना विवाह कुंवारी कन्या होते हुए गर्भवती हो गई, तो हमारे ऊपर कलंक लगेगा। बेटी से पूछा, बेटी ने पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ भी कैसे सकते हैं, मामला ये कैसा है। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि सुभागा देवी को घर से बाहर निकाल दिया और ये सुभागा देवी निकल गई। सुभागा देवी ने आगे चलकर एक संतान को जन्म दिया, और वे संतान कौन हो गए, शिलादित्य। पता लग गया कि शिलादित्य भगवान सूर्य का अंश जो सुभागा देवी के गर्भ से जन्मेगा, नाम क्या है, शिलादित्य। इसलिए मेवाड़ के महाराणा क्या है, सूर्यवंशी है। शिलादित्य बड़ा हुए, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाया करते थे। एक दिन बच्चों ने पूछा, भाई आपके पिता का नाम क्या है? तो शिलादित्य पिता का नाम क्या बताएंगे, पता ही नहीं है। आके मां से पूछा कि मां मेरे पिता का नाम क्या है? मां ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर प्रयास किया, मां ने सत्यता बता दी। तो बताते हैं भगवान सूर्य खुद प्रकट हुए और ये कहा कि एक शिला ले जाना और इस शिला को हाथ में रखकर एक वल्लभीपुर, दोस्तों क्या नाम है, वल्लभीपुर, वल्लभीपुर है, उस पर आक्रमण कर देना और वल्लभीपुर के तुम क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। तो ये शिलादित्य भगवान सूर्य के आशीर्वाद से वल्लभीपुर के क्या बन गए भाई,
राजा बन गए। समझ में आ गई? अब क्या हुआ, 524 ईस्वी में, बहुत ध्यान से सुनते जाना, 524 ईस्वी में इस वल्लभीपुर पर एक विदेशी आक्रमण हो जाता है। एक क्या हो जाता है? विदेशी आक्रमण हो जाता है। कहां? वल्लभीपुर पर। और ये जो शिलादित्य है, इसका पूरा का पूरा परिवार मारा गया। सब लोग मर गए। कहानी समझ में आ गई? सब लोग कब मर गए? तब वल्लभीपुर पर किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया तो ये लोग मर गए, पूरा परिवार इनका मारा गया। लेकिन शिलादित्य की एक पत्नी, जिनका नाम क्या है? पुष्पावती, पुष्पावती गर्भवती थी और इनका जो पीहर था वे आबू में था। तो आबू में अंबा भवानी से अपने होने वाली संतान के लिए मन्नतें मांगने के लिए कहां गई हुई थी? आबू। अब बताइए, इधर तो वल्लभीपुर पर आक्रमण हुआ, पूरा परिवार मारा गया, लेकिन एक पत्नी, एक रानी जिंदी बच गई और उनका नाम क्या है? पुष्पावती। तो पुष्पावती वापिस आ रही थी तो रास्ते में पता लगा कि भाई मेरा परिवार, मेरा राज्य तो नष्ट हो गया है। तो इन्होंने सती होने का निश्चय किया, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि एक सगर्भा स्त्री का सती होना निषेध है, आप सती नहीं हो सकती। पुष्पावती ने कहा कोई बात नहीं है, होने वाली संतान को जन्म दूंगी और जन्म देने के बाद में क्या हो जाऊंगी? सती हो जाऊंगी। तो यही हुआ कि ये जो पुष्पावती है, ये पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक पुत्र को। और ये पुत्र कौन है? गुहिलादित्य। समझते जाना। पुत्र को जन्म दिया और जन्म देने के बाद क्या हो गई? सती हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को एक महिला को सौंप दिया और उस महिला का नाम क्या है? कमलावती। और कमलावती ने इस पुत्र का क्या किया? लालन पालन किया। तो इसलिए ये कमलावती इनकी मां बनेगी, लेकिन वास्तविक मां नहीं, दहाय मां, मतलब पालनहार मां। तो बताइए मुझे, गुहिलादित्य के पिता कौन हो गए? शिलादित्य। अब समझ में आ रहा होगा कि सर ने हमसे ये चार्ट क्यों बनवाया है। दोस्तों, चार्ट से ही इतिहास समझ में आएगा, बिना चार्ट के हम इतिहास को नहीं समझ सकते। अब देखिए, आपसे पूछेगा गुहिलादित्य के पिता का नाम क्या है? शिलादित्य। और गुहिलादित्य की मां का नाम क्या है? पुष्पावती। और गुहिलादित्य की जो दहाय मां है, पालनहार मां है, वे कौन है? कमलावती। और जैसे ही इन्होंने पुत्र को जन्म दिया तो पुष्पावती क्या हो गई? सती हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये पुत्र, इस पुत्र का जो जन्म है वे जन्म एक गुफा में हुआ। किसमें हुआ? गुफा में हुआ। इसलिए इस पुत्र को शुरुआत में क्या कहा गया? गोह कहा गया। इसी को गुहिदत्त कहा गया और इसी को गुहिल कहा गया। यानी गुहिल, गुहिदत्त और गोह, ये तीनों शब्द है, ये गुफा से संबंधित है और गुफा में पैदा होने के कारण इनका नाम ऐसा रखा गया। शिलादित्य की संतान थी, इसलिए ये गुहिल क्या कहलाएगा? गुहिलादित्य कहलाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे।
अब हमारे एक पॉइंट पकड़ में आ गया, गुहिलादित्य। देखिए अब क्या होता है, कहानी सुनना। कहानी जरूर सुननी पड़ेगी, इतिहास को समझना होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि इतिहास को हमें उसी प्रकार से पढ़ना है जिस प्रकार से इतिहास घटा है। अब क्या हुआ सुनिए। हमारे पास एक नाम आ गया, गुहिलादित्य। तो ये गुहिलादित्य अपने साथियों के साथ खेलने के लिए जाया करता था, और एक दिन खेल ही खेल में बच्चों ने इनका राज तिलक कर दिया। राज तिलक करने के बाद ये बात पहुंची राजा के पास। तो बताते हैं कि राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने अपने राज्य का जो राजा है, वे राजा किसको घोषित कर दिया, गुहिलादित्य को। और इस प्रकार से गुहिलादित्य क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। और समय है 565-66 ईस्वी का। 565-66 ईस्वी का समय है। और इसे ही गुहिलादित्य ने जिस राजवंश की स्थापना की, वे राजवंश क्या कहलाएगा, गुहिल वंश। इसी गुहिल वंश को गहलोत वंश भी कहते हैं। इसी गुहिल वंश को क्या कहते हैं, गहलोत वंश भी कहते हैं। तो मेरे मित्रों, गुहिल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गुहिलादित्य हो जाएंगे। और गुहिलादित्य की क्या कहानी है, सब कुछ ऊपर मेरा समझाया हुआ है, कहां से इनका वंश चला है। तो गुहिल वंश के क्या हो गए, संस्थापक हो गए। अब ये आदमी गुहिल वंश का संस्थापक हो गया, यही गुहिल वंश का आदि पुरुष हो गया, यही गुहिल वंश का मूल पुरुष हो गया। तो यहां से एक बढ़िया सवाल बनेगा कि गुहिल कौन था। मेरे बेटा आराम से आप गुहिल के बारे में बताना, गुहिल कौन था। गुहिल की मां पुष्पावती, दाई मां कमलावती, और गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य का 565-66 ईस्वी में। और इस वंश के संस्थापक ये बनेंगे, इस वंश के आदि पुरुष ये बनेंगे, इस वंश के मूल पुरुष भी ये बनेंगे। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए अब क्या हुआ कि इस गुहिलादित्य का जो राज तिलक किया, वे गांव पड़ता है मेवाड़ में। उस गांव का नाम है उंदरी गांव। उंदरी गांव का एक भील सरदार, भील सरदार, तो भील सरदार ने इनका राज तिलक किया। और फिर ये एक परंपरा बन गई कि मेवाड़ के महाराणाओं का जो राज तिलक किया जाता था, वे राज तिलक उंदरी गांव के भील सरदार करते थे। तो ये कहानी पूरी तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से बताएंगे। कहानी इस प्रकार से थी, एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि देवादित्य नामक एक ब्राह्मण की एक बेटी, जिनका नाम सुभागा देवी है, भगवान सूर्य के बीज मंत्र से गर्भवती हो गई। और उन्होंने जिस संतान को जन्म दिया, उस संतान का नाम क्या है, शिलादित्य है। शिलादित्य वल्लभीपुर का मालिक बना। लेकिन 524 ईस्वी में विदेशी आक्रमण के कारण मारा गया और वल्लभीपुर को नष्ट कर दिया। लेकिन इनकी एक पत्नी पुष्पावती अपनी होने वाली संतान के लिए मन्नतें मांगने के लिए माउंट आबू गई हुई थी। वापिस रास्ते में आ रही थी तो पता लगा कि मेरे पतिदेव, मेरा पूरा परिवार मारा गया। तो इनके मन में
एक विचार आया कि मुझे सती होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि सगर्भा महिला सती नहीं हो सकती, इनका सती होना निषेध है। उसके बाद में ये रुक गई और इन्होंने एक गुफा में एक संतान को जन्म दिया। गुफा में पैदा होने के कारण उस संतान को गोह, गुहिदत्त और गुहिल कहते हैं। पिता का नाम शिलादित्य था, इसलिए गुहिलादित्य इनका नाम पड़ा। जन्म देने के बाद पुष्पावती सती हो गई और इस पुत्र को एक बीजादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप गई। बीजादित्य ने इसे कमलावती को सौंप दिया और कमलावती ने ही गुहिलादित्य का लालन पालन किया। इसलिए गुहिलादित्य की 2 मां, एक मां वास्तविक मां जिनका नाम पुष्पावती है और एक मां दहाय मां जिनका नाम कमलावती है। ये पुत्र बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद में 565-66 ईस्वी में ये जिस वंश की नींव रखेगा, वे वंश क्या कहलाएगा? गुहिल वंश कहलाएगा, क्योंकि गुहिल इनका नाम था। तो गुहिल वंश के संस्थापक ये बनेंगे, गुहिल वंश के आदि पुरुष ये बनेंगे और गुहिल वंश के मूल पुरुष ये बनेंगे। और इनका जो राज तिलक किया, वे राज तिलक जो उंदरी गांव के भील हैं, उंदरी गांव के भील सरदार ने किया। इसलिए एक परंपरा बन गई। मेवाड़ के जो राजा होते थे, मेवाड़ के राणा और महाराणा होते थे, उनका जो राज तिलक किया करते थे, वे उंदरी गांव के भील करते थे। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, गुहिलादित्य के बाद में मेवाड़ में कौन राजा बना, इनके उत्तराधिकारियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इसी गुहिल की 8वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी मेरे मित्रों? 8वीं पीढ़ी में एक नागादित्य नाम का राजा होगा। और नागादित्य के जो पुत्र हैं काल भोज, जो कि बहुत बलशाली एक शासक होंगे, वे पुनः इस गुहिल वंश को संगठित करेंगे। संगठित करके चित्तौड़ में स्थापित करेंगे। इसलिए गुहिल वंश के जो वास्तविक संस्थापक होंगे, वास्तविक संस्थापक आगे चलकर काल भोज होंगे। तो ये गुहिल वंश की स्थापना का पार्ट पहले आप तक पहुंचा दिया गया, लेकिन आपने कहा नहीं सर, हमें तो बोर्ड पे ही आप सामने दिखाई देंगे तभी हमारे समझ में आएगा। तो मैंने जो पेन टैबलेट से क्लास ले रहा था, तो उसे वहीं रोक के फिर बोर्ड के माध्यम से ही आप तक आया, तो उसको ही दोबारा यहां पढ़ाया है। तब तक मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लोग लगातार मेवाड़ के इतिहास से संबंधित ही पार्ट आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्तों, बहुत सी समस्याएं हैं, अकेले आदमी हैं, तो कई बार कंटिन्यू क्लास नहीं रख पाते हैं, लेकिन प्रयास करूंगा पहले ही रिकॉर्ड करके आप तक एक क्लास पहुंचाता रहूं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग काल भोज को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।